हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आपकी एग्ज़ाम्स अच्छी चल रही होगी होपफुली। तो यहाँ पे आज का मेरा टॉपिक क्या है, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ते नहीं, क्योंकि इन लोग को ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है और इसकी वजह से वो टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं कि चलेगा, हम लोग ऑप्शंस में निकाल देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे आप सोच रहे हो, ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा दोगे, थोड़ा सा भी इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आज क्या क्या कवर अप करने वाली हूँ अपने वीडियो में। सबसे पहले इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें दो पॉलिसीज़ रहते हैं, एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में मैं सिर्फ इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ पॉइंट्स में लिमिटेशंस भी है, मैं लिमिटेशंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेन टॉपिक्स है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो ताकि आप इजीली अपना आंसर लिख सकें। ठीक है, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट पॉलिसी। The following have been the main objective of import policy of the government during the planning period: to ensure development and maintenance import like capital goods, highly sophisticated equipment, industrial raw materials, spare parts and components, crude oil and petroleum product, fertilizer, technical know-how etc. आप सभी को पता है इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग कोई सामान बाहर की कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी सामान खरीदते हैं, उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसकी वजह से बहुत सारी इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स हो गए, फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होगा, ये कुछ टाइम के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर की कंट्री से ख़रीद रहे थे। सेकेंड, टू एंश्योर इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, हम लोग को एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल हम लोग को बाहर से लेके आना पड़ता था, उसकी वजह से भी हम लोग इंपोर्टिंग करते थे। थर्ड, to arrange for the defense import in order to strengthen the defense base and territorial integrity of the country, हम लोग को डिफेंस के लिए इक्विपमेंट चाहिए था, तो वो इक्विपमेंट हमारी कंट्री में बनता नहीं था, इसकी वजह से भी हम लोग को डिफेंस की जो भी मटेरियल्स है वो बाहर से लेके आने पड़ते थे। फोर्थ, टू एंश्योर द इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल आइटम, जो बेसिक सप्लाई है, जिसका बहुत बेसिक आइटम्स है, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, शुगर हो गया, ये भी हमारी कंट्री में ज़्यादा मिलते नहीं थे, तो उस टाइम पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। उस टाइम का मतलब है रिपब्लिक के पहले। फिर फिफ्थ हम लोग को दिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर कंट्री, अवर इंपोर्ट पॉलिसी टिल 80s। द टू ब्रॉड एम्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स वर टू सेव कैसे फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ मोर एसेंशियल प्रोडक्ट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव जो थी वो 80s तक काफ़ी चली। इनका दो मेन ऑब्जेक्टिव यही था, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज को सेव करके रखे ताकि जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको हम लोग इंपोर्ट कर सके। सेकंड, टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन एज मैनी प्रोडक्ट एज पॉसिबल, उसके साथ साथ हम लोग का जितना प्रोडक्ट के अंदर हम लोग सेल्फ रिलायंस हो सके। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, तो अपनी गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही थी हम अपना प्रोडक्ट अपने आप से जितना बना सके उतना अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है 6, रेस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट पॉलिसी। Since the commencement of the second plan from the April 1956 till the end of 70s, the import policy by and large was restrictive in nature. 1956 से लेके 70s तक हमारा इंपोर्ट पॉलिसी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव था। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब वहाँ पे काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते थे जिसको सबका पालन करना पड़ता था। दिस वॉज इन द मेन ड्यू टू द नीड ऑफ इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स, इसकी वजह से काफ़ी सारे गुड्स हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते थे। इंटरमीडिएटेड गुड्स हो गया, नो हाउ गुड्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे। ऑन द वन हैंड एंड और आवर स्टेगनेंट एक्सपोर्ट ऑन द अदर हैड पुट अ सवेयर स्ट्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन। लेकिन जितना हम लोग इंपोर्ट करते थे उतना ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मटेरियल्स ही नहीं मिलते थे। और अगर मटेरियल्स मिल गया तो हमारे यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ नहीं थी जिससे हम लोग वो मटेरियल्स को यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या करते थे, इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट हम लोग काफ़ी कम करते थे। सेकेंड हम लोग का दिया हुआ है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन सिंस द 80s एंड मोर सो आफ्टर द इनिशिएशंस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस जुलाई 1991. A new era of import liberalization has begun and now only a few limited items remains in the restricted list of import. हम लोग हमेशा लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में जान चुके हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी में क्या हुआ था, तो हम लोग को जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी थी वो सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए और हम लोग को फ्रीडम मिल गया। इसकी वजह से एक नया ईरा चालू हुआ लिबरलाइजेशन का, जिससे हम लोग इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग इक्वल करने में इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट पॉलिसी। देयर हैज़ बीन 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट पॉलिसी। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज इसको अगर आप लिखोगे तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं
और लिखते टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग का है इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन, सेकंड हम लोग का है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड हम लोग का है इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है। हम लोग का RSL ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हो, RSL करके याद भी कर सकते हो क्योंकि आगे तो सब इम्पोर्ट है, पीछे हम लोग का RSL है। RSL का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, सब्स्टिट्यूशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब इसका इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन क्या है? Since the beginning of the second plan in April 1956 till the late 70s, the government by and large with a few exceptional years had followed a restrictive import policy with a heavy import duties, quantitative restriction and other forms of import control. This was in the main because of the following reason. हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि 1956 से लेकर 70s तक हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर। इसकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो सही ढंग से नहीं चल रही थी। अब इनकी मेन रीज़न क्या है? तो 4 रीज़न दिए हुए। सबसे पहला, change in the developmental strategy since the second plan with its emphasis on the large scale industrialization with special stress on the development of basic and heavy industry. This strategy was continued till the fifth plan with varying degree of emphasis. It necessitates large scale import of capital equipment, machinery, spare parts and component, industrial raw material, intermediate goods, technical know-how, etc. And this led to substantial increase in the foreign exchange expenditure. जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जब इंडिपेंडेंस पा लिए थे उसके बाद हम लोग का जब प्लानिंग पीरियड चालू हुआ था, यानी 50-51 से हम लोग का जो प्लानिंग पीरियड चालू हुआ था, हम लोग का मेन फोकस किसके ऊपर रहता था? तो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रहता था। और ये इंडस्ट्रीज़ कौन हैंडल करता था? तो गवर्नमेंट हैंडल करता था, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो गवर्नमेंट अपना आगे स्टेप लेके कोशिश किया कि वो हैवी इंडस्ट्रीज़ को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ पे मशीनरीज नहीं थे, जो मशीनरीज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके, वो मटेरियल्स नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। अब इसके ऊपर भी हम लोग का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। सेकेंड, बिसाइड्स द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड ऑल्सो टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन। इसके अलावा उस टाइम पे हमारे यहाँ पे खाने की भी कमी हो गई थी। लोगों को, जितने लोग थे, जितना पॉपुलेशन था, उतना उन लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, पूरा नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से हम लोग को जो खाने पीने की चीज़ें वो भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। थर्ड, against the 3 wars, 1 with China, 2 with Pakistan. During this period added substantially to our defense expenditure and necessitated huge defense import. हम लोग के 3 वॉर हुए थे, एक चाइना के साथ हुआ था, दूसरा 2 पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो इसकी वजह से भी हम लोग का डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी हो गया। आप सभी को पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़े होगा या आपने न्यूज़ वगैरह देखा होगा तो आपको पता है कि हर साल गवर्नमेंट डिफेंस का एक्सपेंडिचर अलग से निकाल के रखते हैं हम लोग के बजट में से। क्यों? क्योंकि आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो डिफेंस का खर्चा हमारे हाथ में रहेगा। तो इस टाइम पे हम लोग के जो वॉर्स हुए थे तो उसमें डिफेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और डिफेंस के इक्विपमेंट हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। डी, likewise the first oil shock in 1973 led to the phenomenal increase in the import bill for the mineral oil and petroleum product. फिर उसके बाद हम लोग के पास पहले ऑयल वगैरह का डिमांड नहीं था, लेकिन 1973 में जब ऑयल की डिमांड काफ़ी बढ़ गई तो हम लोग को ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हम लोग के कंट्री में लाना पड़ा, वो भी हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ा। Thus on the one hand, due to the above mentioned reason, there was a phenomenal rise in our import, while on the other hand, export earning continue to remain stagnant and sluggish। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एक साइड में हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करें लेकिन दूसरे साइड में हम लोग उतना एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, वो स्टेगनेंट है। The government therefore had no option but to adopt self restrictive import policy। इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर। As the foreign exchange situation continued to deteriorate, more and more items was brought under restriction। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज हम लोग का नीचे चलता गया वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट के ऊपर आने लगे। इंपोर्ट वर क्लासीफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। इंपोर्ट 4 क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले बैनेड आइटम, सेकंड रेस्ट्रिक्टिव आइटम, थर्ड कैनलाइज आइटम एंड फोर्थ आइटम्स अंडर ओपन जनरल लाइसेंस। तो बैनेड मतलब जो पूरी तरीके से बैन हो, वहाँ पे हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते उस आइटम को। सेकंड रेस्ट्रिक्शन दिया हो, कुछ पर्सन की कुछ छूट है लेकिन कुछ पर्सन का रेस्ट्रिक्शन है। थर्ड कैनलाइज आइटम है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी करो। फोर्थ हम लोग का है जो ओपन जनरल लाइसेंस में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है इवेल्युएशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट पॉलिसी। द रेस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट पॉलिसी हाउएवर सफ़र फ्रॉम सर्टन लिमिटेशन। हम लोग ने जो रेस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट पॉलिसी पढ़ा
हमने ये देखा कि हाँ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, उतना इम्पोर्ट जितना इम्पोर्ट करे उतना एक्सपोर्ट हम लोग कर नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। लेकिन क्या आपके हिसाब से ये रेस्ट्रिक्शन सही है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो हम लोग दूसरी कंट्री के साथ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले लार्ज ब्यूरोक्रेटिक apparatus क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव द इम्पोर्ट कंट्रोल regime रिजल्टेड इन अनड्यू डिले इन डिस्पोजल ऑफ द लाइसेंस एप्लीकेशन एंड वाइडस्प्रेड करप्शन प्रैक्टिकली एट ऑल द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्ची। ये काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कौन करता था? तो एडमिनिस्ट्रेशन करता था। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में जो भी हेड्स रहते थे वही सारे काम करते थे। तो ये रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझ के अपने सामान बाहर से इंपोर्ट करते थे। इसकी वजह से ब्लैक मनी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आ रहा था। सेकेंड, वेरी ऑफन देर वॉज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एजेंसीज डीलिंग विद द इम्पोर्ट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस नहीं बनते थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था अगर ये हमारे सामान नहीं खरीद रहे तो हम उनके साथ फ्रेंडशिप क्यों करें। थर्ड, the policy led to the emergence of expanding black market in the import license. ब्लैक मार्केट ब्लैक मनी इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन की वजह से काफ़ी बढ़ गया था। फोर्थ, इट एनकरेज लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ द गुड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, स्मगलिंग भी चालू हो गया था। फिफ्थ, देर वॉज अ अटर लैक ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कॉन्शियस ऑन द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री इंडस्ट्री बिकॉज अंडर दिस पॉलिसी इट वॉज एंश्योर ऑफ हाईली प्रोटेक्टेड मार्केट. Not only this, the protected market gave the wrong signal to the industrial's domestic production of banded and restricted items become profitable than those of permissible items. इन सब चीज़ों की वजह से, रेस्ट्रिक्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। लोग जो गलत मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने लगे, जो हम लोग का बैन आइटम था उसको बेचने की कोशिश करने लगे। तो ये गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन भी हम लोग के लिए सही नहीं था। सेकेंड हम लोग का है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. Import substitution has been important plank of our import policy, particularly since the third plan. हम लोग ने ऊपर में पढ़ा कि 70s तक हम लोग का इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन चलता था। आगे थर्ड प्लान से हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिटोरेटिंग हो रहा था। डिटोरेटिंग का मतलब जितना हो सके उतना कम करते जा रहे थे। A policy of import substitution aims at producing within the country goods and services which are here to imported. According to Professor Narakse, import substitution is concerned with the replacement of actual and potential import by domestic production. Import substitution में क्या हो रहा है? तो हम लोग का रिप्लेसमेंट हो रहा है। जो भी एक्चुअल और पोटेंशियल इम्पोर्ट है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, देयर हैव बीन टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव. इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम लोग का जो फॉरेन एक्सचेंज का पैसा बाहर जा रहा है वो बच सके। सेकंड, हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट हो जाए। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, और जितना हो सके उतना अपना सामान खुद से बनाए। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन इंडिया हैज़ गॉन थ्रू 3 phases. 3 phases से ये पॉलिसी पहुँची गई है। सबसे पहले, इन द अर्लियर फेज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मोस्ट टुक द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड. सबसे पहले जब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन चालू हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक गुड या कंज्यूमर गुड के लिए था. सेकेंड, इन द सेकेंड फेज एम्फेसाइजेस शिफ्टेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्ट टू द कैपिटल गुड. जब हम लोग को डोमेस्टिक गुड से प्रोग्रेस मिला तो हम लोग कौन से स्टेज पे मूव ऑन कर दिए? कैपिटल गुड्स पे. थर्ड, इन द थर्ड फेज द एम्फेसाइजेस वाज ऑन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी बाय डेवलपिंग एंड एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ इंडिजिनियस टेक्निक. हम लोग ने टेक्निक्स वगैरह इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना दोनों चालू कर दिया. The policy of import substitution has resulted in significant changes in structure of import. Import substitution की वजह से हमारा स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस है. Many items which are previously imported are now produced within the country. क्या चेंजेस है? तो बहुत सारे आइटम जो हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे आज वो आइटम हम लोग की खुद की कंट्री में ही बन रहे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी द कंट्री हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इसकी वजह से हमारी खुद की कंट्री काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने लगी. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, मशीन टूल, ये सब हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे. लेकिन जब से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हम लोग ने चालू कर दिया तो वही इंडस्ट्रीज हम लोग की कंट्री में डेवलप होने लगी. अब एक साइड से हम लोग को अपना सामान खुद की कंट्री में मिल रहा है, दूसरे साइड से हम लोग को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है. Although the immediate objective import substitution was to conservation of scarce foreign exchange reserve, the long-term objective was to bring about the structural changes of far-reaching significance in the economy. This objective was reflected in the large-scale program of industrialization adopted in the second and subsequent plan. As a result of this, the industrial structure has achieved diversification and depth, which is so very essential for the future growth. In other words, import substitution has not only helped in saving valuable foreign exchange, it also has contributed directly to the process of economic growth. जो मैंने बताया वही यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है
कि हम लोग के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से दो फ़ायदा हुआ। एक तो हम लोग अपने सेल्फ रिलायंट बन गए, मतलब हम अपनी कंट्री का प्रोडक्ट अपनी कंट्री में ही बना पा रहे थे, जो छोटी मोटी चीज़ें वो हम लोग अपनी कंट्री में बना पा रहे थे। सेकंड, हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा था, ठीक है। अब थर्ड हम लोग का है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। मैं लिमिटेशंस नहीं करवा रही, क्योंकि अगर आपको टॉपिक लिखना है, मतलब अगर आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट के बारे में बोला है तो आपको ये 3 टॉपिक ही मेन है, तो इसकी वजह से मैं उसके लिमिटेशंस नहीं एक्सप्लेन करवा रही हूँ। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, द थर्ड important constitution of the import policy is import liberalization, pursued since the 80s of the 20th century. In fact, a new era in import liberalization commenced since the 80s and was carried forward further in the 90s. Thus, for example, the import policy pursued during the period 1980 to 81 to 84 to 85 adopted a liberal approach of providing the necessary inputs for the industrial sector. हम लोग की थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन। आप सभी को पता है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम मिलना। मतलब हम लोग अपनी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में फ्रीली बेच सकते हैं और दूसरी कंट्री का सामान अपनी कंट्री में फ्रीली लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो 20th सेंचुरी से हम लोग ये लिबरलाइजेशन का स्टेज चालू हुआ और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। It is worthwhile to note here that the export-import policy pursued during the 80s were in accordance with the recommendation of the 3 official committee set up during this year: अलेक्जेंडर कमेटी, टंडन कमेटी एंड अबिड हुसैन कमेटी, ठीक है। तो ये पहले की जो हम लोग की इंपोर्ट पॉलिसी थी 80s तक, वो 3 ऑफिशियल कमिटीज़ के बराबर चलती थी। पहला हम लोग का था अलेक्जेंडर कमेटी, सेकंड हम लोग का टंडन कमेटी है और थर्ड हम लोग का अबिड हुसैन कमेटी है। दिस कमेटी हैड लेड स्ट्रेस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। ये कमेटी ने काफ़ी स्ट्रेस दिया, काफ़ी जोर लगाया ताकि एक्सपोर्ट को हम लोग प्रमोट भी कर सके, उसके साथ साथ इंपोर्ट में लिबरलाइजेशन भी हो सके। इन द पर्टिकुलर द अबिड हुसैन कमेटी हैज़ aptly observed that in an economy such as India, where export constitution about 5 to 7% of gross national product, there is no possibility to export led growth. Indeed, growth-led export is more likely scenario in India. The policy mix should strike a balance between the export promotion and import substitution. अब हम लोग की जो भी पॉलिसी थी, सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से हुसैन कमेटी जो थे उन्होंने बताया कि अगर हम लोग ये कंट्री को, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इनको हम लोग अगर स्टेबल रख सके तो ये चीज़ पॉसिबल है कि हम लोग आगे बढ़ सकते। एट द मार्जिन हाउएवर देयर इज़ अ केस ऑफ प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। अकॉर्डिंगली द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी अनाउंस इन द 80s एंड 90s हैव बीन फॉलोइंग डायरेक्शन। अब हम लोग देखते पॉलिसी के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला, एक्सपांशन ऑफ लिस्ट ऑफ इंपोर्ट अंडर ओपन जनरल लाइसेंस। हम लोग बता रहे हैं वहाँ पे कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और उन सभी को हम लोग लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बोथ विद द इंक्लूजन ऑफ न्यू आइटम्स एंड विद द ट्रांसफर फ्रॉम द लाइसेंस लिस्ट। दोनों चीज़ें आती है। अगर कोई नई आइटम हम लोग को इंपोर्ट करनी है तो वो भी इंक्लूड कर दिए गए थे, और जो हम लोग पुराने आइटम्स इंपोर्ट कर रहे थे अभी उसकी ज़रूरत भी है तो वो चीज़ भी हम लोगों ने लाइसेंस में डाल दी है, ठीक है। सेकेंड, टू कन्फाइन क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन टू अ नैरो रेंज ऑफ इम्पोर्टेबल्स, यानी जो क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन था हम लोग इतना ही स्टॉक मंगा सकते, जो रेस्ट्रिक्शन वो लगा गया था वो कि जितना हो सके उतना उन्होंने कम करने की कोशिश की। सी, टू लिबरलाइज ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल बाय शिफ्टिंग दिस टू ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट वीआई टैरिफ रिडक्शन। लिबरलाइज करना प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, यानी जो भी हम लोग सामान बेच रहे वो सामान को जितना हो सके उतना टैरिफ कम हो वो उन लोग कोशिश कर रहे थे काउंट करने की, कैलकुलेट करने की। टैरिफ का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते तो उसके ऊपर हम लोग का गवर्नमेंट का टैक्स पे करना पड़ता है, उसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। तो पहले ये टैरिफ काफ़ी ज़्यादा था, अब जब हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है तो ये टैरिफ बहुत कम कर दिया गया। डी, liberal import of technology with a view to make our export production internationally competitive and also in the country's technological advancement. In order to promote technological upgradation, a technical development fund has been set up to cover the foreign exchange requirement for the import of technical know-how, drawings and designs, other input needed for improving export capability and for acquiring service of foreign consultant. लिबरलाइजेशन इंपोर्ट पॉलिसी चालू हुआ जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो गए। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है हमारी कंट्री भी दूसरी कंट्री के साथ अब कॉम्पिटिशन में खड़ी हो गई है। तो इस चीज़ की वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है, हम लोग कंपटीशन में खड़े रहने के लिए अपने आप से लड़ रहे, हम लोग अपना सामान खुद ही बना रहे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए, और जो बैलेंस पहले इम्बैलेंस था वो अभी बैलेंस होने लग गया है। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग पहले इम्बैलेंस कर रखे थे अब वो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग कंपटीशन में खड़े रहने के लिए हम अपनी जी जान लगा देते। तो दोस्तों
इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देंगे इसके अंदर क्या क्या था। इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट पॉलिसी क्यों चालू की गई थी, तो हम लोग की बेसिक गुड्स के लिए, डिफेंस आइटम्स के लिए, और फिर बाद में जो टेरिटरी के बीच में जो डिफरेंस आ गए थे, इनकी वजह से हम लोग ने इंपोर्ट पॉलिसी चालू की गई थी। इसके 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन था, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने की वजह से हम लोग का बैलेंस सही नहीं चल रहा था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस सही नहीं चल रहा था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जो रेस्ट्रिक्शन अच्छे नहीं थे। रेस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से एक दूसरे के स्टेट्स के बीच में तनाव आ गया था, देश के बीच में तनाव आ गया था। सेकंड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, मतलब जो सामान हम लोग बाहर से इंपोर्ट करें वही सामान अगर हम लोग ने खुद की कंट्री में बनाने की कोशिश की तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से 2 चीज़ का फ़ायदा हो गया। पहला तो हम लोग का कंट्री डेवलप्ड होने लगा, सेकेंड हम लोग खुद सेल्फ रिलायंट होने लग गए और हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा। ठीक है। थर्ड हम लोग का है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, जहाँ पे हम लोग को फ्रीडम दी गई। जो रेस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से लोगों के बीच में अच्छा खासा बन नहीं रहा था, 2 देश के बीच में अच्छा खासा बन नहीं रहा था, तो लिबरलाइजेशन होने की वजह से एक दूसरे के हम लोग दोस्त बन गए। कॉम्पिटिटिव ईरा आ गया जिसमें हम लोग एक दूसरे को कम्पीट करने लगे, एज अ फ्रेंड कम्पीट कर रहे, पॉजिटिव वे में कम्पीट कर रहे, नेगेटिव वे में कम्पीट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक क्लोज्ड होता है। होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और डियर मित्रों को इसी तरीके से पसंद करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।